ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस शुरू करने वाले हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हिंदी में क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसे क्लियर कर लेते हैं हम। हाउ डू ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जीव जनन कैसे करते हैं। तो जो जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई जो जीव हैं, जीवित जीव हैं, हम उन्हें जीवित जीव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम उन्हें जीवित जीव क्यों बोल रहे हैं? उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से? कि वो क्या कर सकते हैं? रेस्पायर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लोकोमोशन उनके अंदर प्रेजेंट होती है, मूव कर सकते हैं, एक ग्रोथ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ, कि उनके अंदर वृद्धि होती रहती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं जिनके कारण हम उनको क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव बोल रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ये आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन की क्रिया। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो रिप्रोडक्शन है होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन कहते किसे हैं? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस, ये क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच, यह वह प्रक्रिया है जिससे स्पीसीज इज कंटिन्यू। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इज कंटिन्यू। या इसके अलावा हम इसे एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीवित जीव हैं, वो अपने जैसे जीवों को जन्म देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो अपने जैसे जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज अकर्स, यह क्यों होता है, या व्हाई इट इज नेसेसरी, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाई इट इज अकर्स, या ये हमारे ये नेसेसरी क्यों है। हमने ये कहा है कि ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों होता है, क्या इसका रीजन है? तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज द मेथड बाय विच continuity of life it is the only method by which continuity of life is maintained।
जिससे कि जो स्पीसीज है वो क्या है, बनी रहती है हमारी अर्थ पे। अगर ये नहीं होगा, अगर रिप्रोडक्शन वहां नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी और हमारी अर्थ के ऊपर जो पॉपुलेशन है, जो वेरिएशन प्रेजेंट है, वो नहीं रहेगी, डाइवर्सिटी हमारी अर्थ पे नहीं रहेगी। तो जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, नेसेसरी है, जिससे कि जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ के ऊपर वो क्या रहे, बनी रहे। इसके बाद ये जो रिप्रोडक्शन है ये कितने टाइप्स का होता है उसकी हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन को बेसिकली हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल के वर्ड से हम देखते हैं, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे वन, सेक्स जहां पे सिर्फ हमें एक सिंगल पेरेंट की नीड होती है, सिंगल सेक्स जहां प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या बेसिकली अगर आप इसे डिफाइन करते हो तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल it is a formation of new individual without involving the gametes। ठीक है, it is the formation of new individual without involving the gametes या without involving the fusion of gametes। जहां पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मीन्स यहां पे हमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, दैट इज वन इज मेल एंड फीमेल। तो ये क्या है, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट की हमें नीड है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल, दैट इज मेल और फीमेल दोनों से जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके फ्यूजन से जो नया इंडिविजुअल या नया ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वन डिफरेंस इज दैट। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर और डिफरेंस की बात करते हैं, फर्स्ट इज द डेफिनेशन, सेकेंड इज यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो रहा है, वो क्या होगा, जेनेटिकली सेम होगा अपने पेरेंट के, बिकॉज देयर इज अ नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसके अंदर जो सिंगल पेरेंट है वो पूरी की पूरी बॉडी क्या है, यहां पे वर्क करती है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो पेरेंट है वो क्या है, पूरी की पूरी उसकी जो बॉडी है वो एक्ट करती है एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स या जो ऑफस्प्रिंग बन के आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के। बट अगर हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं
तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमें दो पेरेंट्स की नीड होती है, दैट वन इज मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नए ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। जो नया ऑर्गेनिज्म यहाँ बन के आ रहा है या जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, जेनेटिकली डिफर होगा अपने पेरेंट्स के, दैट वन डिफरेंस इज दैट। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर है, बट देयर इज नो सिमिलैरिटीज, नो जेनेटिक सिमिलैरिटीज इन न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है इन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। इसे हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी वहां पे बना रहे हैं। तो अभी हमने एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहां से हमें उसका आंसर मिल जाता है कि अगर वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एग्जैक्टली किसके जैसे होंगे, अपने पेरेंट के जैसे होंगे, और उन्हें हम क्या नेम देते हैं, क्लोन। कि वो क्या है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है अपने पेरेंट के। लेकिन अगर हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों से आते हैं, तो वो सिमिलर नहीं होता। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल प्रोडक्शन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 5 क्लासेस के अंदर। इसके डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, एक सिंगल पेरेंट की हमें नीड होती है। तो यहाँ पे जब हम इसे टाइप्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है फीजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विखंडन। फिजन की बात करते हैं, फिजन जिसके अंदर जो पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड करती है 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। जो पेरेंटल बॉडी है, एक सिंगल पेरेंट की हमें नीड है, यहाँ पे पेरेंटल बॉडी जो है वो डिवाइड कर जाती है 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फीजन बोलते हैं, विखंडन, टूट जाना। जब एक पेरेंटल बॉडी क्या कर रही है, 2 या 2 से ज्यादा भाग में टूट रही है और उनसे नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। फीजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फीजन and second is multiple fusion। बाइनरी फ्यूजन की जब हम यहां बात करते हैं, बाइनरी, बाय का मतलब क्या है, 2, ठीक है। फ्यूजन का मतलब टूट जाना, खंडन हो जाना। तो जब एक पेरेंटल बॉडी डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में,
ये 2 डॉटर बॉडीज के अंदर, देन हम उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें तो ये होता है अमीबा के अंदर। बाइनरी फिजन जो है किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर। किस तरीके से होता है उस प्रोसेस को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अमीबा की शेप की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इर्रेगुलर इन शेप। सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंटल बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, दैट इज न्यूक्लियस। सबसे पहले जब बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है तो दो मेन प्रोसेसेस होते हैं। दो मेन प्रोसेसेस, दो मेन स्टेप वो कौन कौन से हैं? पहला जो स्टेप है दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस। दोनों ही स्टेप का क्या मतलब है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस डिवाइड हो जाना, कि पहला स्टेप यहां पे क्या होगा कि ये जो सर्कुलर न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड स्टेप की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन यहाँ पे साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा फिल है वो डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। किस तरीके से होता है? सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये क्या करता है, अपने साइज को एनलार्ज करता है। न्यूक्लियस एनलार्जेस देयर साइज। वो सबसे पहले अपने साइज को क्या कर रहा है, लार्ज कर रहा है, एनलार्ज बड़ा कर रहा है। देन आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब ये धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है तो ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस था, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, 2 न्यूक्लियस हमारे पास आ गए हैं। अब कौन से स्टेप की बारी है, साइटोकाइनेसिस की, कि अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है वो क्या कर जाएगा, इक्वली डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सम ऑफ साइटोप्लाज्म टेकिंग देयर न्यूक्लियस एंड डिवाइड, उसने अपने क्या किया, कुछ साइटोप्लाज्मा एक न्यूक्लियस के साथ डिवाइड कर गया और बाकी का जो एक न्यूक्लियस बचा उससे एक अलग डॉटर सेल बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी, 2 डॉटर सेल आ गई। सबसे पहले क्या था, एक सिंगल पेरेंटल बॉडी थी दैट इज लाइक दिस। कैरियोकाइनेसिस, सबसे पहले न्यूक्लियस ने क्या किया, अपना साइज एनलार्ज करना शुरू किया। धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियस था वो क्या कर गया, डिवाइड कर गया और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा हुआ दैट इज साइटोकाइनेसिस। इसका जो साइटोप्लाज्मा, जो लिक्विड मटेरियल उस सेल के अंदर प्रेजेंट था वो क्या कर गया, इक्वली डिवाइड कर गया और हमारे पास 2 डॉटर सेल नई बन गई है। तो हमारे पास सिंगल पेरेंट था, अब हमारे पास 2 डॉटर सेल आ गई। ये मैच्योर होंगी, मैच्योर होने के बाद वही रिप्रोडक्शन दोबारा से चलती रहेगी। तो इस तरीके से इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन 2 भागों के अंदर उसका टूट जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां बात कर रहे हैं दैट इज मल्टीपल फिजन। अभी हमने पढ़ा बाय का मतलब क्या था, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा था, लेकिन मल्टीपल की जब हम बात कर रहे हैं, जब वहां पे एक सिंगल पेरेंट मल्टीपल सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेल के अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है,
एक सिंगल सेल थी, धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल सेल्स फॉर्म करेंगी। ये जो है डिवाइड करेगा यहाँ पे, और एक सिस्ट के अंदर मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे ही ये सिस्ट ब्रस्ट होती है, फटती है, तो ये जितने भी मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट थे ये क्या यहां से बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। तो मल्टीपल फिजन क्या है कि वो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स मल्टीपल बन रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स के अंदर वो डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजन। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं यहां पे, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड हम यहां पे बात करते हैं, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन। हिंदी में बोलते हैं जिसे खंडन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, नाम से हमें पता चलता है कि फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाना। जब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पे स्पाइरोगायरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाता है तो इसकी जो बॉडी है, जितने फ्रैगमेंट्स के अंदर, जितने पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड होती है, उतने ही नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन जाते हैं। मान लीजिए स्पाइरोगायरा जो है उसकी जो बॉडी है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर गई एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन हमारे पास दो ही नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट बॉडी, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन, टूट जाना। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक पेरेंटल बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है या टूट जाती है या ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसके पार्ट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन उतने ही नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, खंडन। होता किसमें है, स्पाइरोगायरा, सी एनीमोन इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की हम यहां बात करते हैं, दैट इज रीजनरेशन, जिसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। रीजनरेशन, री मतलब दोबारा से, जनरेशन जनरेट हो जाना। कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उसके उस ऑर्गेनिज्म के अगर पार्ट्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं या किसी भी तरीके से सेल्फ डिफेंस में वो कट जाते हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर एबिलिटी होती है कि उसी पार्ट से एक नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन। कि कोई भी पार्ट है ऑर्गेनिज्म का कटा हुआ, उसे दोबारा से पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाना क्या कहलाता है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन कहलाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर आता है प्लेनेरिया। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि हमने फ्रेगमेंटेशन में भी हमने ये पढ़ा कि जितने पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो रहा है उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, रीजनरेशन में भी हम यही बात कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है यहाँ पे कि फ्रेगमेंटेशन में हमने एक चीज मेंशन की, फ्रेगमेंटेशन में जो नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है, कब बनता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर उस बॉडी के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं तब वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल जब हम प्लेनेरिया की यहां बात करते हैं तो मान लीजिए ये एक सिंगल पेरेंटल बॉडी है हमारे पास, दैट इज प्लेनेरिया। अगर इस सिंगल बॉडी के 3 पार्ट्स यहां डिवाइड हो रहे हैं, मान लीजिए अपर रीजन ये यहां आ जाता है,
that is middle region and that is lower region. इस ऑर्गेनिज्म के, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड कर गया या कट हो गया 3 पार्ट्स के अंदर, तो ये तीनों ही पार्ट, इन तीनों ही पार्ट्स के अंदर, इनके सेल्स के अंदर एबिलिटी है दोबारा से न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करने की। तो ये दोबारा से यहाँ पे क्या कर जाएगा, कंप्लीट रीजनरेट हो जाएगा। यहां अगर हम देखें तो ये सिर्फ हमारे पास अपर पार्ट था जो कि कट होके आया था, बाकी का जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या हुआ है, दोबारा से रीजनरेट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड रीजनरेटेड पार्ट। सेम यही चीज अगर हम यहां देखते हैं कि मिडिल पीस यहां हमें मिला था, लेकिन इसने अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन यहां पे रीजनरेट कर लिया है, तो इतने हिस्से को छोड़ के ये पोर्शन एंड ये जो ऊपर माउथ का पोर्शन है ये क्या कहलाएंगे, रीजनरेटेड पार्ट कहलाएंगे। एंड सेम इन दिस, तो रीजनरेशन पुनरुद्भवन क्या है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब भी वो जितने बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है उतने ही नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं। प्लेनेरिया के अंदर होता है, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप की हम यहां बात करते हैं, फोर्थ टाइप, दैट इज बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फोर्थ टाइप की हम बात कर रहे हैं, दैट इज बर्डिंग। हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। बर्डिंग नाम से हम बता रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, एक बड की फॉर्मेशन होती है और उस बड से नया पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल लेके हम यहां बात करते हैं हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है, बर्डिंग मुकुलन की विधि होती है। किस तरीके से हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा है। सबसे पहले यहां पे क्या होगा, एक बड की फॉर्मेशन होगी, हिंदी में बोले तो एक कली या मुकुल की फॉर्मेशन होगी, जो कि इस पेरेंटल बॉडी के साथ क्या होगा, अटैच होगा। धीरे धीरे ये जो बड है, ये जो कली है, ये क्या करेगी, ग्रो करेगी। धीरे धीरे ग्रो करने के बाद ये डिटैच हो जाएगी इस मेन प्लांट बॉडी से, मेन ऑर्गेनिज्म से, और एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में तैयार हो जाएगी। एक नया हाइड्रा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से बर्डिंग का प्रोसेस होता है, मुकुलन की विधि होती है। एग्जाम्पल है हाइड्रा। सबसे पहले एक बड की फॉर्मेशन हो रही है, धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रो कर रही है और डिटैच हो जाती है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म वहां से डेवलप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बर्डिंग, मुकुलन। नेक्स्ट स्टेप की हम यहां बात करते हैं, लास्ट वन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, टिनी ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। और इन स्पोर्स की हेल्प से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु होते हैं जिसकी सहायता से एक नया जीवित जीव बन रहा है, इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं द्वारा नए जीव का बनना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां बात करते हैं, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं। टिनी ग्रैन्यूल्स लाइक ब्रांच के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
कॉनिडिया कहते हैं। ये कॉनिडिया जब डिटैच होके गिरते हैं तो वहां से नए ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोबारा रिपीट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 5 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे जितने भी नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हर एक के एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने कंप्लीट यहाँ पढ़ लिया है, तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसका डिसएडवांटेज है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे advantages of asexual reproduction। advantages of asexual reproduction। क्या क्या इसके लाभ हैं, हमें क्या इससे एडवांटेज हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि यूनिपेरेंटल है, एक सिंगल पेरेंट की हमें नीड होती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास यही आ जाता है कि इट डज नॉट नीड मेट्स। इसे मेटिंग के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं है। सिंगल पेरेंट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। सेकंड हम यहां बात करते हैं, सिंगल पेरेंट है, वहां से नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कैन इंक्रीज फास्टली, कि ये क्या कर सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल को रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर मेटिंग पार्टनर। तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, बहुत इजीली है। तो इससे क्या होती है, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, फास्टली बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं, इफ देयर इज नो नीड ऑफ मेटिंग देन इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वहां पे उसे वेट नहीं करना पड़ रहा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि मेटिंग के लिए पार्टनर, वो प्रोसेस क्या है, फटाफट हो रहा है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजीली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेटिंग पार्टनर। तो ये हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेज हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो वो क्या क्या है। सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, तो उसमें हम कह रहे थे कि भाई एक सिंगल पेरेंट है, वो अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे रहा है, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है, और वो क्या है, उसके एग्जैक्ट कॉपी है। तो यहां पे क्या है, देयर इज, पहला पॉइंट क्या है, देयर इज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। वहां पे हमें डाइवर्सिटी नजर नहीं आ रही है, विभिन्नता नहीं दिख रही है। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉपी हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं। तो वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें नहीं नजर आ रही, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो ही नहीं रहा है। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वही सेम उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहा है, तो सेम चीज वहां पे हो रही है, इसीलिए वो क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं अपने पेरेंट्स के। तो वहां पे लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमें डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को नहीं मिल रही। पहला तो इसका डिसएडवांटेज है ये। दूसरा, ओवर क्राउडिंग। अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा था
कि सिंगल पेरेंट की नीड है तो वो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो वहां पे किस चीज की प्रॉब्लम आती है, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ओवर क्राउडिंग इज अ रियल इशू ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवर क्राउडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तीसरा, वहां पे क्या होता है, कंपटीशन अकर्स। भाई अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें खाने के लिए भी फूड चाहिएगा, भोजन चाहिएगा, रहने के लिए जगह चाहिएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, कंपटीशन आ रहा है, फूड के लिए कंपटीशन है, रहने के लिए जगह के लिए कंपटीशन है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके बीच में कंपटीशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज थे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।